So is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. So today we'll be discussing about the doubly reinforced section. ठीक है? Doubly reinforced section किस तरीके का रहेगा? मैंने बताया था आपको. Just a minute. Okay. Right. फाइन. डबली रेनफोर्स सेक्शन, राइट. तो आप लोगों ने इससे पहले देखा था कि हम लोग इस तरीके के सेक्शन को बेसिकली, ठीक है. सो ये सेक्शंस अभी हमने देखे थे. दिस वाज योर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बिकॉज द रेनफोर्समेंट वाज ऑन द टेंसाइल साइड ओनली, राइट. तो अभी तक हम ये केसेस देख रहे थे, इसको हम लोग बोलते थे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम. ठीक है. अब हम जो नेक्स्ट केस देखने जा रहे हैं वो होगा डबली रेनफोर्स्ड बीम. उसमें क्या होगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम में आपकी ऑन द कंप्रेशन साइड आल्सो विल प्रोवाइड द स्टील. ठीक है. तो यहाँ पर जो नीचे वाली स्टील होती थी उसको हम क्या बोलते थे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST, राइट. एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन. उसी तरीके से ये वाली को हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन. ठीक है. ASC से दिखेगा आपको ये जहाँ पे भी दिखेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड दिस डबली रेनफोर्स सेक्शन. ठीक है. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. तो इसका आंसर यहाँ पर है. आप देखिए, डबली रेनफोर्स सेक्शन इज नीडेड इफ, पहली कंडीशन है साइज ऑफ द बीम एंड साइज ऑफ द बीम दैट इज विड्थ एंड डेप्थ बोथ आर फिक्स्ड. ठीक है. अभी तक का हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए या जो भी हमने अभी तक का पढ़ा उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उस बीम को डिजाइन कर रहे थे, उसमें एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते, उसका इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते D. ठीक है. तो हम लोग फ्री थे टू चूज द साइज. बट कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसी बिल्कुल ऐसी कॉम्पैक्ट जगह हो सकती है जहां पर कि आपका स्पेस बहुत कम हो बीम बनाने के लिए. ठीक है. तो वहां पर आपको पता है, आपको जो आपको बीम बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके क्लाइंट हैं, उसने आपको एक फिक्स बोल रखा है कि सर मुझे इस बीम की डेप्थ इससे ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर जगह कम है और मुझे इससे ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं लगेगी, या फिर हो सकता है किसी के मतलब किसी भी रीजन से स्पेस कम है, तो उसने आपको बोला है कि सर डेप्थ और विड्थ आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. उसने बोला कि सर आप इससे ज्यादा डेप्थ नहीं दे सकते हो बीम की, क्योंकि हमारे वहाँ हो सकता है सर टकरा जाए किसी का बीम पे. ठीक है. मान लो ऐसा एक केस लेके चल रहा है. तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपकी विड्थ भी फिक्स है, डेप्थ भी फिक्स है. ठीक है. तो आपको लेकिन स्ट्रेंथ तो चाहिए, आपको तो उतनी हैवी बीम तो आपको बनानी पड़ेगी जो उतना बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी होगा उसको, बेंडिंग मोमेंट बेसिकली उसको रेजिस्ट कर सके. तो वो आप काम कैसे करोगे आप. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना पड़ता है. ठीक है. पहली कंडीशन तो ये है डबली रेनफोर्स, मतलब कि उसमें कंप्रेशन साइड पे भी हम लोगों को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सेकेंड रीजन, beam has to sustain a higher bending moment, that is bending moment higher than moment of resistance of a singly reinforced balance section. ठीक है. ये दूसरी कंडीशन है, बीम हैज टू सस्टेन अ हायर बेंडिंग मोमेंट. अभी तक हमने पढ़ा था कि जब बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होता है तो वो क्या होता था, अंडर रेनफोर्स्ड बीम. ठीक है. और अगर बेंडिंग मोमेंट ऊपर हो जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, मतलब जितना बीम झेल सकती है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उससे भी ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उससे भी ज्यादा लोड लग रहा है आपका, तो फिर हम लोग उसमें डिजाइन करते थे ओवर रेनफोर्स सेक्शन. बट मैंने बताया ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, इकोनॉमिकल नहीं होता और ठीक भी नहीं होता है, वो फेलियर उसमें सर्टेन आ सकता है. तो ओवर रेनफोर्स हम लोग बेसिकली प्रीफर नहीं करते हैं. तो उसकी जगह पे हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, कि वी विल डिजाइन अ डबली रेनफोर्स सेक्शन. ठीक है. सो दीज आर ओनली टू कंडीशंस. अगर बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आ जाए तो आप दो ही केसेस आपके पास. फर्स्ट इज टू डिजाइन अ ओवर रेनफोर्स्ड बीम विच इज नॉट परमिटेड. ठीक है. वो प्रेफर नहीं किया जाता, विच इज नॉट प्रेफरेबल. एंड सेकंड इज टू डिजाइन अ डबली रेनफोर्स सेक्शन. तो आपको पता चल गया कि डबली रेनफोर्स सेक्शन हम कहाँ पर बना रहे हैं, जहां पर बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सीड कर गया. मतलब मान लीजिए बीम की झेलने की क्षमता है 150 और बेंडिंग मोमेंट जो मेरा जनरेट हो रहा है वो 200 का हो रहा है. समझ पा रहे हो.
तो क्या है कि बीम इतना तो झेल नहीं पाएगी, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे ओवर इन्फोर्स बीम बनानी पड़ेगी, बट ओवर इन्फोर्स में बनाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, उसको डबली रेनफोर्स सेक्शन बनाता हूँ, उसमें मैं ऊपर भी स्टील प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहता है। तो दो कंडीशंस हो गई, एक तो आपकी साइज फिक्स होगा और दूसरा बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेस्टिंग। ठीक है, सो हियर if size of the beam is b into d, ठीक है, where into depth दे रखी है, moment of resistance of a balance section again qbd square, you know this formula very well, q is half cjk, ये भी आपको पता है पहली वाली क्लास से। हम डबली रेनफोर्स कब बनाएंगे बीम, इफ बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या बेंडिंग मोमेंट हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितनी बीम झेल सकती है मैक्सिमम उससे ज्यादा आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, क्या, ओवर रेनफोर्स बीम विच शुड बी अवॉइडेड, मैंने पहले बताया, और दूसरा दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा डबली रेनफोर्स सेक्शन विच शुड बी प्रिफर्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे डिजाइन किया जाता है उसमें। ठीक है, अब देखिए चेंजेस क्या होते हैं, मेजर चेंजेस क्या क्या है इसमें। सी, पहले मैं ले रहा हूँ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। अब मैं जहां पर भी कंप्रेशन स्टील आ रहा है ना वहां पर एस सी आ जाएगा। ठीक है, स्टील इन कंप्रेशन, ए एस टी मतलब स्टील इन टेंशन। ठीक है, ये देखो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन बना हुआ। अब ये पूछ रहा है कि परमिसिबल, आपको परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील तो पता है आपको, सिग्मा एस टी होता है, ये चीज तो आपको क्लियर है पहले से, बट आपको ये नहीं पता कि परमिसिबल स्ट्रेस कंप्रेशन स्टील में कितना होगा। जो ऊपर वाली स्टील है इसमें कंप्रेशन स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा। तो आईएस कोड बोलता है दिस विल बी 1.5 times m is your modular ratio dot c dash। ठीक है, मतलब c dash का 1.5 into m टाइम, तो m डॉट ए एस टी करते थे ना, m डॉट ए एस टी करते थे, इसमें कुछ नहीं हुआ, m की जगह पे 1.5 m हो गया। ठीक है, तो हम लोग जैसे पहले का केस हम दे सकते हैं, तो m डॉट ए एस टी होता था, यहाँ पर हो गया बेसिकली m को इसने m डैश मान लीजिए, इसको m डैश इज नथिंग बट 1.5 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ m से मल्टीप्लाई करना है आपको, कहां पे, कंप्रेशन स्टील पे। ठीक है, और एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पर सी डैश लिखा हुआ है, और सी डैश क्या है, सी डैश इज द स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, मतलब कितना कंक्रीट स्ट्रेस आया कंक्रीट पे एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील कहां पर है, ये है आपकी टॉप पे। ठीक है, तो इसके लेवल पे देखना है आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये टॉप फाइबर पे नहीं देखना आपको, यहाँ पे नहीं देखना, इस पे देखना है, दिस वन। सो दिस इज योर सी डैश इज the stress in concrete at the level of steel। ठीक है, at the level of compression steel, ये ध्यान रखेंगे आप, C dash जो है at the level of compression steel है, इस लेवल पे, इस यहाँ पे, इस लेवल पे, ये वाला। ठीक है, so this is your C dash। so ये permissible stress है। second is your equivalent area for area of steel in compression, area of ASC की बात करें, AST तो आपको पता है, AST क्या होता था, m डॉट AST होता था, राइट, और ASC क्या हो जाएगा 1.5 m डॉट ASC, वही चेंजेस ज्यादा नहीं है, m की जगह पे 1.5 m यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 1.5 आप एक चीज नोटिस करोगे, हम लोग सिंगल इन्फोर्समेंट में खाली m ले रहे थे। ठीक है, एंड you will notice that m dash कितना है, 1.5 times m, तो m dash is greater than m। तो इसका क्या रीजन है कि हम लोग इसमें डबली रेनफोर्समेंट में जो ले रहे हैं m डैश, वो m से ज्यादा क्यों है, 1.5 टाइम्स है, देखिए 1.5 गुना ज्यादा है उससे। ये ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन है बिकॉज इन द कंप्रेशन स्टील, जो कंप्रेशन स्टील है ऊपर, बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप डेवलप्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्रीप और श्रिंकेज की वजह से कंप्रेशन पैदा हो रहा है और ज्यादा, तो इसमें हमने ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 1.5 फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, बिकॉज इसमें क्रीप और श्रिंकेज जो दोनों हो रहे हैं इसमें कंप्रेशन जोन में, जब हम स्टील लगा रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन टेंशन जोन में क्या होता है कि ये दोनों जो है श्रिंकेज और क्रीप है, ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा कम लिया जाता है, यहाँ पे टेंशन साइड पे सिर्फ m लिया जाता है, और कंप्रेशन साइड पे 1.5 m लिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी नीचे भी देख सकते हो, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, सी 1.5 m वैल्यू फॉर यूज्ड फॉर कंप्रेशन स्टील, हर जगह पे कंप्रेशन स्टील लिखा है बिकॉज ये कंप्रेशन साइड पे है। ठीक है, इज ड्यू टू कंटिन्यूड कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू क्रीप। देखिए क्रीप की वजह से, क्योंकि आपको पता है कंप्रेशन साइड पे क्रीप का भी इफेक्ट रहता है, तो उस इफेक्ट को भी कंसिडर कर रहा है, इसलिए इसने 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया m को, है ना, जैसे लास्ट टाइम हम सिर्फ m से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 1.5 m से मल्टीप्लाई करेंगे,
ड्यू टू क्रीप इफेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये due to creep effect, actual stresses in steel is much higher than the stress developed due to elastic strain। मैंने पहले बताया जितना हमारा इलास्टिक स्ट्रेन जो है बेसिकली उससे ज्यादा हमारा क्या आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी वजह से आ जाता है? बिकॉज ऑफ द क्रीप इफेक्ट। ठीक है, ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी थी। अब देखिए, अब इस बीम को एनालिसिस करके देखते हैं, डबली रेनफोर्स बीम का। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी सेम है जो पहले थी, एम सी टी प्लस एम सी इंटू डी, मतलब एक्स सी इक्वल टू के डी बेसिकली। के दिस वैल्यू वाज योर के, राइट? अभी तक आपको ध्यान में हुआ है, तो ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कहां पर आ रहा है? चेंज आपका आ रहा है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते समय। ठीक है, अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाला जाता था? ये निकाला जाता था आपका इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो आप पहले वाले केस में आपने देखा था एक होती थी कंप्रेशन साइड ऊपर वाली और एक होती थी टेंशन साइड न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। तो हम दोनों का एरिया निकाल देते थे, मूवमेंट ऑफ एरिया। तो ऊपर हम कंक्रीट के एरिया से करते थे और नीचे हम स्टील के एरिया से करते थे, क्योंकि नीचे हम मान के चलते थे कि सिर्फ स्टील है, कंक्रीट नहीं है, ये हम मान के चलते थे, अजम्पशन था। ऊपर हम मान के चलते थे सिर्फ कंक्रीट है इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। बट डबली रेनफोर्स बीम में आपका एक और एडिशन हो गया इसके साथ में, ऊपर भी आपके स्टील आ गया है। देखिए, अब आपको इसका भी मूवमेंट ऑफ एरिया लेना पड़ेगा इस स्टील का। तो इसको सिंपली करने का क्या तरीका है? सब फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए, ये कंक्रीट के लिए था बी इंटू एक्स ए बाई टू, मतलब यहाँ से हाफ इसकी डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से इंटू एक्स ए बाई टू। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस तक का। तो ये एरिया इंटू दिस डिस्टेंस, दिस वन एक्स ए बाई टू। ठीक है, ये आ गया आपका कंक्रीट के लिए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको इसका स्टील का भी मूवमेंट ऑफ एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो मूवमेंट होता क्या था? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया इंटू दिस डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कितनी होगी। तो अगर आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर आप खुद से देखिए इसमें क्या डिस्टेंस रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये एरिया ऑफ स्टील तो एएससी आ गया, 1.5 से मैं मल्टीप्लाई करता ही हूँ, आपको पता है, अभी मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट करना है डब्ल्यू रेनफोर्समेंट, तो 1.5 एम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.5 एम एएससी, ये एरिया तो इतना आ गया, बट उसके बाद मुझे ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, दिस वन फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी योर एक्स ए टोटल डिस्टेंस माइनस डीसी। ये डीसी क्या है? कवर है, मतलब कंप्रेशन साइड पे जो कवर है उसको मैंने डीसी से शो करेगा। ठीक है, कंप्रेशन साइड पे भी कवर, बिकॉज यहाँ रेनफोर्समेंट आ गया तो अब इसको कवर बोलेंगे। कवर कितना होता है? सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट से टॉप फाइबर तक का। ठीक है, ये डीसी, तो ये वाली डिस्टेंस आराम से निकल जाएगी, दिस विल बी योर एक्स ए माइनस डीसी। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? कंक्रीट का एरिया ले लिया, सॉरी कंक्रीट का मूवमेंट ऑफ एरिया ले लिया और स्टील का मूवमेंट ऑफ एरिया ले लिया। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, खुद से सोचो, जब आपने कंक्रीट का एरिया लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपने ये जो होल्स है, मान लो ये होल है, इसमें अभी रेनफोर्समेंट, तो आपने तो ऑलरेडी कंसीडर कर लिया ना इसको कंक्रीट में, लेकिन अब तो यहाँ पे स्टील आ गया है, तो मतलब मुझे इतना कंक्रीट माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा कि नहीं? कंक्रीट का एरिया मैंने कितना लिया? बी इंटू एक्स से पूरा ले लिया था ना, अब उसमें स्टील है, मैंने उसमें स्टील का एरिया जोड़ दिया, तो मुझे घटाना क्या पड़ेगा? मुझे माइनस ये वाली चीजें माइनस करनी। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंक्रीट को पूरा ले लिया था। तो सिंपल लॉजिक है, कंक्रीट आ गया दिस वन, स्टील आ गया दिस वन। अब मुझे क्या करना है? कंक्रीट मैंने पूरा ले लिया था ये सेक्शन, तो मुझे स्टील माइनस करनी पड़ेगी। तो इसको माइनस करने के लिए क्या है? अगेन एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होगा? एएससी, एरिया ऑफ द स्टील in compression into distance is, you know, x minus xa minus dc, this distance from here to here, this is your xa minus dc। ठीक है, क्लियर है? ये हो गई कंप्रेशन साइड की बात। अब करते हैं टेंशन साइड की बात। टेंशन साइड में तो कोई चेंजेस हुए नहीं, जो पहले हुआ करता तो वही होगा। तो क्या होता है पहले? m डॉट ए एस टी। ठीक है, यहाँ तो ए एस टी जो है टेंशन साइड पे मैंने बताया सिर्फ कंप्रेशन साइड वाली स्टील पे आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर टेंशन साइड वाली वही रहेगी जो पहले होता था। तो m डॉट ए एस टी एरिया आ गया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस वन, ये हो जाएगी योर ओवरऑल डेप्थ, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का थी, यहाँ तक का जो आपकी डेप्थ थी, ओवरऑल डेप्थ स्मॉल डी, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, माइनस
एक्स ए, अगर मैं स्मॉल डी से एक्स ए माइनस कर दूं तो क्या देगा मेरे डी माइनस एक्स ए, तो दिस डिस्टेंस आई गेट, सो दिस विल बी अगेन मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ एरिया क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया इज ए एस टी इंटू दिस डिस्टेंस टिल न्यूट्रल एक्सिस, सो दिस इज डी माइनस एक्स ए, तो इट रिमेन सेम। टेंशन साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कंप्रेशन साइड में चेंज हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज हो गया है एक्स ए निकालने के लिए, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्दर इसको रिजॉल्व कर दो आगे, तो बी इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई टू यही आ जाएगा सेम, और यहाँ पर इसने एक्स ए माइनस डी सी को कॉमन ले लिया बिकॉज इन दोनों में कॉमन है, तो और ए एस सी भी कॉमन है, तो ए एस सी एक्स माइनस डी एक्स ए माइनस डी सी कॉमन ले लो बाहर, और ये 1.5 माइनस वन यहाँ पे बच जाएगा रिमेनिंग, ठीक है, और एम ए एस टी डॉट डी माइनस एक्स ए इट विल रिमेन सेम, ये तो जैसा था वैसा। तो आपका नया फॉर्मूला मिल गया फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम विल बी दिस थिंग, ठीक है। तो आपका क्या एडिशन हो गया, ये वाला पोर्शन ऐड हो गया बेसिकली, यहाँ से लेके पिछले वाली इक्वेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एडिशन हो गया है इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर लेना, तो एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी। अब देखिए फिर से इसमें वही केस आएंगे, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, और ये वाले केसेस जो थे, ठीक है। तो आपको कंडीशन पता है सारी की सारी, इस पे भी सेम वही होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन कब होता है, जब एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, तो एक्स ए की वैल्यू अगर आपकी एक्स सी से कम आ गई, इन दिस केस मतलब कंक्रीट अपने मैक्सिमम परमिसिबल पे नहीं पहुंच रहा है, देखो जिसको डाउट था वो ढंग से देख लो, यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अंडर रेनफोर्समेंट में क्या है कि रेनफोर्समेंट कम है, ठीक है, अंडर का मतलब रेनफोर्समेंट कम है, दैट मींस रेनफोर्समेंट अपनी मैक्सिमम परमिसिबल पे पहुंच जाएगा, ये मैक्सिमम परमिसिबल है जो कि सिग्मा एस टी होता है, तो मैंने जो टी एक्चुअल है वो सिग्मा एस टी के इक्वल रख दिया, ठीक है। उसी तरीके से कंक्रीट अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंच रहा, देखो इसका मैक्सिमम यहाँ पर है बट एक्चुअली ये कहाँ पर है, सी ए एक्चुअल इट इज हियर, तो ये अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंच रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, सी ए इज less than sigma CBC, you can see here CA is less than sigma CBC and TA is equals to sigma ST, TA is equals to sigma ST, ठीक है। ये हो गया अंडर रेनफोर्स्ड की कंडीशन। बैलेंस सेक्शन की कंडीशन एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, सी ए इक्वल्स टू, तीनों चीजें इक्वल होती है एक दूसरे के, मैंने बताया था आपको, सी ए इक्वल्स टू सिग्मा CBC और टी ए इक्वल्स टू सिग्मा ST, मतलब कंक्रीट भी अपने मैक्सिमम परमिसिबल को अचीव करेगा और स्टील भी अपने मैक्सिमम परमिसिबल को अचीव कर लेगा, ठीक है। और आप इसमें देखिए ओवर रेनफोर्समेंट क्या है, ओवर रेनफोर्समेंट में क्या होता है, आपका रेनफोर्समेंट ज्यादा है मतलब फेल किसमें करेगा, पहले कंक्रीट में, तो कंक्रीट अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, सी ए विल बी इक्वल टू सिग्मा सी बी सी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस इन ऑफ अ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, देखिए सिग्मा सी बी सी के इक्वल हो गया, टी ए विल बी लेस देन सिग्मा एस टी अगेन, एंड एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, मतलब एक्स ए हमेशा एक्स सी से डिस्टेंस, ये देखिए दिस इज योर एक्स सी फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस इज योर एक्स ए, ये न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो गया, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया अब एक्चुअल, ठीक है, क्रिटिकल यही रहा, तो ये तीनों कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें तो सेम रहेंगी, जैसे स्टील नीचे था वो सेम रहेगा, कंक्रीट सेम रहेगा, बस एक नया एडिशन आ गया, क्या चीज, ये वाला स्टील, जो कंप्रेसिव स्टील आया है, ठीक है। तो पहला केस देख लेते हैं, आई एम टेकिंग G1, मतलब G1 में ये कंक्रीट के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो कंक्रीट का मैंने आपको कैसे बताया था, कंक्रीट के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे लेना था, पहले आप फोर्स ले लीजिए, फोर्स मैंने G1 लिया है, ठीक है। तो फोर्स क्या क्या होता है, फोर्स इज एरिया इंटू स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो एरिया इंटू बी इंटू एक्स ए, मतलब जो कंक्रीट का अगर आप वो सेक्शन देखेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर आप देखो, ठीक है, तो ये कुछ ये वाला था ना, ये वाला, दिस वाज योर बी, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर एक्स ए, ठीक है, एक्स एक्चुअल ये डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई। सो अब मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको जी से दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेशन वाला फोर्स निकाल रहा हूँ, तो जी में इसको दिखा रहा हूँ क्या है, एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज सी एक्चुअल अपॉन टू, ठीक है, एवरेज स्ट्रेस लिया हुआ, और मूवमेंट निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, लीवर आर्म डिस्टेंस की। लीवर आर्म डिस्टेंस क्या होता था,
लीवर आर्म डिस्टेंस आपका होता था जो इसका, ये देखिए ये वाला आप डायग्राम देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये था फॉर कंक्रीट, G1 वाज फॉर कंक्रीट। तो जहां पर कंक्रीट का फोर्स लग रहा है वहां से लेके स्टील के वहां तक का डिस्टेंस जो था लीवर आर्म डिस्टेंस, तो मैं इसको LA1 बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन चेक हियर, LA1 विल बी कितना हो जाएगा, खुद से निकालिए इसको, D, कैपिटल D माइनस दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और ये कितना होता था 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस, तो दिस विल बी XA/3, तो D माइनस XA/3। तो ये तो सेम वही चीज है जो मैंने आपको कंक्रीट में बताई थी, जो लास्ट केस में पढ़ लेते। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR1 क्या आ जाएगा, एरिया इनटू दिस लीवर आर्म डिस्टेंस, तो एरिया सॉरी फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस, so this will force, this is your force into lever arm distance, this will give you a moment of resistance 1। तो moment of resistance मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, moment of resistance for concrete की बात की मैंने, and it will remain same as earlier, जो पहले था, ठीक है। अब मैं दूसरा moment of resistance जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, that is your for compression steel, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेशन स्टील। अब इसका देखिए, इसको मैं G2 से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप खुद बताइए कंप्रेशन स्टील कहां पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, कंप्रेशन स्टील कहां पर होता है, यहां होता है ऊपर, ASC, ठीक है। तो इसका फोर्स कहां पर लगेगा, फोर्स वहीं लगेगा जहां पर स्टील है, तो मैं G2 से इसका फोर्स दिखा रहा हूँ। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम पे ले जाता हूँ। See, G2 will be at the level of this thing, this is steel area of, तो ये देखिए G2 यहाँ पर आ रहा है, let us say this is the force, और फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो LA2 भी इसका चेंज हो जाएगा, LA2 कितना हो जाएगा, इस स्टील के फोर्स से लेके नीचे टेंसाइल स्टील तक के फोर्स को हम बोलेंगे लीवर आर्म डिस्टेंस, तो ये LA2 हो जाएगा। तो अगेन ये फिर से सिंपली आप निकाल सकते हो, कितना होगा, LA2 कितना हो जाएगा, LA2 विल बी योर टोटल D माइनस DC, जितना कवर है, टोटल D होता है यहाँ से यहाँ तक का, माइनस DC करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इजी, ठीक है। बट G2 कैसे निकालोगे, G2 इज अगेन योर फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट एरिया इनटू द स्ट्रेस, ठीक है, एरिया इनटू स्ट्रेस। तो आप देखिए यहाँ पर एरिया इनटू स्ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया किस चीज का लेंगे, मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टील की, तो स्टील का एरिया आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्टील का एरिया क्या है यहाँ पर, ASC, दिस इज योर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, दैट इज ASC। तो ASC पता है, और आपको पता है कंप्रेशन साइड वाली स्टील में हम कितना लेते हैं, 1.5 M से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 ASC, ठीक है। ये आ गया इनटू स्ट्रेस, तो एरिया इनटू स्ट्रेस C डैश, ठीक है। C डैश कहाँ पर है, इस लेवल पे स्ट्रेस है कंक्रीट का, C डैश, C हियर माइनस ASC इनटू C डैश। देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फोर्स हम लोग जब निकाल रहे हैं तो हम इसमें टोटल ये जो हमने एरिया लिया है, ठीक है, ASC इनटू C डैश, ये हमने स्ट्रेस ले लिया कंक्रीट का, माइनस अब हम इससे क्या कर रहे हैं, हमने एक्चुअली में आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमने जो कंक्रीट का एरिया लिया था यहाँ पे, उसमें हमने B इंटू एक्स है, ये पूरा एरिया ले लिया था, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये चीज माइनस करनी पड़ेगी, ये स्टील, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंक्रीट में ले चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, एरिया ऑफ स्टील इंटू C डैश, अगेन स्ट्रेस इज C डैश एट दिस लेवल, स्ट्रेस इन कंक्रीट इज C डैश एट दिस लेवल, ठीक है। तो सेम वो चीज होगी, G2 विल बी योर फोर्स, LA2 कितना हो जाएगा, लीवर आर्म डिस्टेंस विल बी D माइनस DC, अगेन दिस इज योर D, इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके, ये चीजें तो अब क्लियर हो गई होंगी आपको, यहाँ तक का ये इफेक्टिव डेप्थ आपकी D, ठीक है। तो D माइनस DC करोगे तो आपका लीवर आर्म डेप्थ आ जाएगी, मतलब इस जहां पर ये फोर्स लग रहा है G2 से लेके ये T1 तक का, T1 कह लो या फिर स्टील तक का बोलो इन टेंशन, ठीक है। तो D माइनस DC देखिए इसका ये आ गया, लीवर आर्म डिस्टेंस आ गया। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस, तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए लीवर आर्म डिस्टेंस को, तो फोर्स आपका आया था। अच्छा इसको आप रिजोल्व करेंगे तो ASC C डैश कॉमन आ रहा है, तो 1.5 माइनस M ASC C डैश आ जाएगा, ये सिंपल है। आप देखो ये एरिया इनटू दिस वाज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी योर फोर्स इनटू दिस लीवर आर्म डिस्टेंस D माइनस DC, तो ये आपका
कंप्रेशन स्टील आ गया। सिर्फ आपका ये एडिशन हुआ है इसमें और कुछ नहीं, कंप्रेशन स्टील वाला पोर्शन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे अब बताइए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा कंप्रेशन साइड में। सिर्फ कंप्रेशन की बात की, मैंने नीचे की तो बात ही नहीं की, नीचे तो सेम है, नीचे कुछ चेंज होना ही नहीं है। तो टेंशन साइड कंप्रेशन साइड पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा mr1 प्लस mr2। ठीक है, mr1 किसकी वजह से था, ड्यू टू कॉन्क्रीट, mr2 किसकी वजह से, ड्यू टू स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो ऊपर आपका ये वैल्यू गिवन थी, दिस mr1 प्लस mr2, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, तो दिस विल गिव यू टोटल mr इन कंप्रेशन। ये तो हो गई कंप्रेशन जोन की बात। ठीक है, तो टोटल एमआर कितना आ गया, ये आ गया। तो आपने सिंगली रेनफोर्समेंट में देखा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता था कंप्रेशन साइड का, सिर्फ ये वाला पोर्शन होता था, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये होता था। अब उसमें डबली रेनफोर्स होने की वजह से इसमें एडिशन किस चीज का हो गया, ये वाली चीज का। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। अब टेंशन साइड के लिए क्या होगा, अब मैंने बताया आपको लीवर आर्म डिस्टेंस क्या होता था, जो कि मैं आपको फिर से डायग्राम पे ले जाता हूँ। अब ये टेंशन वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर टेंशन साइड। इसमें क्या होगा, लीवर आर्म डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, जो स्टील के लेवल से लेके, जो टेंशन स्टील के लेवल से कंप्रेशन फोर्सेस की तरफ है। लेकिन आप देख लो कंप्रेशन में तो दो फोर्सेस हैं, एक G1 भी है और G2 भी है, तो आप किस कौन से वाले को मानोगे, तो आपको एक एवरेज लेना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, GR से दिखा रहा हूँ मैं रिजल्टेंट, तो वो G1 और G2 का रिजल्टेंट फोर्स है GR। ठीक है, R इज फॉर रिजल्टेंट। तो यहां से लेके इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस विल बी योर लीवर आर्म डिस्टेंस फॉर टेंशन साइड। ठीक है, टेंशन साइड के लिए ये लीवर आर्म डिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ स्टील तो आपको पता ही है, ये AST होता है यहाँ पर, तो एरिया पता है आपको, स्ट्रेस पता है सिग्मा ST। ठीक है, तो m डॉट AST इंटू सिग्मा ST आ जाएगा, नीचे आप देखोगे इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस। ठीक है, अब ये लीवर आर्म डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको। ये अब देखिए कंप्रेशन साइड का तो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया था, टेंशन साइड का देखिए कैसे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, GR विल बी योर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो था G1 प्लस G2 हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आएगा y डैश। ठीक है, अब मैं y डैश क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी आप ऊपर डायग्राम में देखिएगा। सो y1 इज योर XA/3 एंड y इज DC। ठीक है, y डैश लीवर आर्म डिस्टेंस को आपको कैसे निकालना है, d माइनस y डैश मैंने किया, और y डैश कैसे निकालेंगे ये देखिएगा आप। लीवर आर्म डिस्टेंस के सारा ये डायग्राम, ये इसमें यही दिक्कत है कि मैं आपको एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ, बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, सो लीवर आर्म डिस्टेंस आपको निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल इफेक्टिव डेप्थ d माइनस दिस डिस्टेंस। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल दूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल दूं, d माइनस दिस डिस्टेंस कर दूं अगर मैं, लेट अस से दिस वन, तो क्या मेरे ये डिस्टेंस निकल आएगी लीवर आर्म, तो मैं इसको मान लीजिए, मैं इसको y डैश मान रहा हूँ और से y बार मान रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा लीवर आर्म डिस्टेंस आप देखिए नीचे मैंने क्या लिखा है, d माइनस y बार, सो दिस विल गिव माई लीवर आर्म डिस्टेंस। बट y बार में कैसे निकालूंगा, ठीक है, अब y बार निकालने के लिए आपका ये एक फॉर्मूला है, सिंपली आप इस तरीके से y बार निकाल सकते हो, क्योंकि दो फोर्सेस हैं। ठीक है, दो फोर्सेस थे कंप्रेशन में, G1 और G2। ठीक है, और y1 y2 क्या डिस्टेंस है, y1 y2 डिस्टेंस है आपकी, मैं आपको इसमें शो करता हूँ। ठीक है, तो y1 y2 डिस्टेंस जो है वो इससे लेके इस फोर्स की है, G1 की है y1 डिस्टेंस यहाँ तक का, और G2 की है y2 डिस्टेंस यहाँ तक का। ठीक है, तो y बार आप जो एवरेज निकाल रहे हो वो क्या होगा, G1 इंटू y1 प्लस G2 इंटू y2, सेम जैसे नीचे लिखिए, G1 इंटू y1 प्लस G1 इंटू y2 प्लस G1 प्लस G2, तो इससे आपको y डैश आ गया। y डैश आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो दिस इज योर d माइनस y डैश। ठीक है, तो अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड क्या हो जाएगा, अगेन फोर्स इनटू ये फोर्स इनटू दिस लीवर आर्म डिस्टेंस। तो फॉर टेंसाइल फोर्स इज कैपिटल T इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस। फोर्स को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब आपको बहुत क्लियरली पता है, तो नीचे वाले में क्या था, TA was your stress into area is your
AST। तो आपको अगर सर TA इंटू AST क्यों कर रखा है, तो TA बाई M होता था, तो M यहाँ पर है, नीचे TA बाई M है और M डॉट AST, तो M से M कैंसिल हो गया, सो इसलिए हम TA इंटू AST दिखा रहे हैं सीधे से, इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस D माइनस y डैश। So these are all the formula for finding the moment of resistance. From compression side it was this formula, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फॉर्मूला है कंप्रेशन साइड के लिए, और टेंशन साइड के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। टेंशन साइड का तो बेसिकली कोई चेंज नहीं हुआ, एक ही चेंज हुआ है कि यहाँ पर वाई डैश आ गया है, मतलब लीवर आर्म डेप्थ में चेंज आ गया है, ठीक है। तो अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे आगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे इसको करना है, ठीक है। अब ये डिजाइन फॉर्मूला है, सेम वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, सेम वही चीज है दोबारा से, ठीक है। इजीली एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने इसको। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड में क्या होता था, GA1 मतलब MR1 प्लस MR2 होता था ना, तो GA इंटू LA1 GA इंटू LA2, ठीक है। ये दोनों कहाँ के हैं, कंप्रेशन साइड के हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनको ऐड कर रहा था मैं। तो आप देखिए सिंपल G1 कैसे निकाल सकते हैं, G1 B इंटू एक्स इंटू सी ए बाई टू, लीवर आर्म डिस्टेंस मैंने अभी बताया आपको। T1 क्या होता है आपका, TA इंटू AST1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए आप, जो मैं यहाँ पर स्टील ले रहा हूँ ना, इसको मैं अभी AST1 दिखा रहा हूँ। अभी मैं ये वाला सेक्शन लिया है मैंने सिंगली रेनफोर्स्ड की तरह, अभी मैंने इसमें यहाँ पर ऊपर रेनफोर्समेंट नहीं दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसको आपको तोड़ के बता रहा हूँ कि कैसे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन काम करता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन किया है, तो इस स्टील को मैं AST1 बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इन कंप्रेशन साइड विल बी एरिया इनटू दिस स्ट्रेस, ये जो हम पहले से जानते थे। लीवर आर्म डिस्टेंस आपको पता है D माइनस XA/3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और जो टेंशन साइड पे जो मेरा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल नथिंग बी दिस स्ट्रेस इनटू द एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर कितना है, AST1 है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, AST1 मैंने ले रखा है। अब मुझे इसमें क्या करना है, डब्ल्यू रेनफोर्स बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये रेनफोर्समेंट ऊपर की। मान लीजिए अब ये कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं है, अभी सिर्फ रेनफोर्समेंट है ऊपर की, ठीक है। तो G2 फोर्स जो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दूं, ये देखिए, तो जो G2 फोर्स होगा, ठीक है। G1 तो आपका कंक्रीट की वजह से था, G2 आपका स्टील की वजह से था ना, तो G2 आपका कहां पर होगा, एट द लेवल ऑफ स्टील, ये देखिए G2 फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर का स्ट्रेस कितना होगा कंक्रीट में, C डैश, जो हमने पहले देखा था। तो G2 फोर्स आप कैसे निकालोगे, फोर्स इज अगेन एरिया इंटू दिस स्ट्रेस। तो एरिया कितना आया था, पीछे आपने देखा था, हमने टोटल एरिया निकाला था माइनस ASC डॉट C डैश से इसको माइनस कर दिया था, ये पीछे आप देखना, इनटू स्ट्रेस, ठीक है। इस तरीके से एरिया निकाला था। लीवर आर्म डिस्टेंस इसका फिर से D माइनस DC पहले निकाल के दिखाया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस DC इज कवर ऑन द दिस टॉप वाली साइड, ठीक है, ये कवर। और T2 कितना है, TA इंटू AST2। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ AST1 तो ऑलरेडी आ गया, इस वाले को मैं बोल रहा हूँ, रिमेनिंग जो स्टील बच रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ AST2, ठीक है। तो टेंशन T2 पे क्या आ जाएगा, TA इंटू AST2, अगेन स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो टोटल मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन द कंप्रेशन साइड विल बी सिंपल, G1 और G2 दो ही फोर्स लग रहे थे, तो G1 इंटू LA1 फोर्स इंटू दिस लीवर आर्म डिस्टेंस एंड फोर्स इंटू दिस लीवर आर्म डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर दोगे, सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला विच इज द सेम जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रखा है कि कैसे इसको अगर आप तोड़ के बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप पहले एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन लो, उसमें आप डबली रेनफोर्स सेक्शन बना दो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। तो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का वही आएगा जो पीछे आपने देखा था इससे पहले वाले, ठीक है, ये सेम चीज है। सो GA इंटू LA1 प्लस G2 इंटू LA2, करेक्ट। सो नाउ अब मैं बात करूं बैलेंस सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल बैलेंस सेक्शन में आपको पता है कुछ नहीं होता, CA की जगह सिग्मा CBC हो जाता है, XA की जगह XC हो जाता है, और TA की जगह सिग्मा ST हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम कंप्रेशन साइड से बात कर रहे हैं, तो TA नहीं आएगा इसमें। देखिए क्या हुआ, XA की जगह पे XC रख दिया है, CA की जगह पे सिग्मा CBC रख दिया है, XA की जगह पे XC रख दिया है, कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम, सब सेम, ठीक है। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, जो ये वाली इक्वेशन बनी है आपकी, ये वाली, ये सेम उसकी तरह है जो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ करता था, है कि नहीं।
सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हुआ करता था वो यही था, बी इंटू एक्स इंटू, ठीक है। और इसको मैं किससे बताता था, क्यूबीडी स्क्वायर से बताता था कि नहीं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बीम ऑफ अ बैलेंस सेक्शन इज क्यूबीडी स्क्वायर विच वाज नथिंग बट दिस टर्म ओनली, प्लस ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया किसमें, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में। तो इसको मैं बोलूंगा दीज टू थिंग्स, सिंपल, ठीक है। तो आप देखोगे MR1 जो आ रहा है, MR1 प्लस MR2 क्या ना, यहाँ पर भी तो ये था, ये वाला टर्म क्या है, दिस इज नथिंग बट MR1 एंड दिस इज नथिंग बट योर MR2, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पर दोबारा से रिजोल्व करूँ। तो आपने एक चीज देख ली, इसमें मैं दोबारा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसमें क्या हुआ है, आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो है, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में आप थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हो, एक और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका ऐड हो गया, दैट इज दिस, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको मान लीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब आप इसको सिंपल इस तरीके से समझिए, आपकी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए है 150, 150 न्यूटन मीटर का मान लीजिए, टोटल बीम आपकी इतनी झेल सकती है, ठीक है। मैं डबली रेनफोर्स बीम कब बनाऊंगा, जब मेरा बेंडिंग मोमेंट इससे ज्यादा हो जाएगा, मैंने बताया, और लेकिन मेरी बीम में बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मान लीजिए 200 आ रहा है। तो आपको क्या पता है कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो गया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब क्या है, मुझे या तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा या फिर डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम प्रीफर करते नहीं, तो हम डबली रेनफोर्स सेक्शन करेंगे। तो आओ आपको एक चीज क्या पता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, टोटल बीम कितना झेल सकती है, 150 झेल सकती है ना। तो वो 150 तो सिंगली रेनफोर्स भी झेल सकता था, समझ रहे हो। जो नहीं एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास, 50, बेंडिंग मूवमेंट कितना एक्स्ट्रा है मेरे पास, 50, ठीक है। तो जो 150 था वो तो ये सिंगली रेनफोर्स भी झेल जाएगी, 150 इतना ले जाएगा, लेकिन जो ये बचा हुआ 50 है, इसके लिए मुझे डबली रेनफोर्स डिजाइन करना पड़ेगा। तो 50 को लेने के लिए मुझे ये वाला मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR2 ये जोड़ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। आगे समझ में, तो अब समझ में आ गया कि आपको जो हम लोग ओवर रेनफोर्स सॉरी डबली रेनफोर्स सेक्शन लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 150 का था, जो बीम हमारा ले सकती थी लोड वो 150 था, बेंडिंग मूवमेंट कितना था, बेंडिंग मूवमेंट कितना था, 200 था, मतलब कि बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा आ रहा था और बीम हमारा कम ले सकती थी, ठीक है। तो हमने क्या उपाय निकाला कि भाई साहब जो 150 है वो तो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह हम डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ 50 है, इसको इसके लिए हम लोग कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड करेंगे और उसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू MR2। तो इसलिए हमारी अब हो जाएगी क्या, डबली रेनफोर्स सेक्शन, मतलब सेक्शन इस तरीके का हो जाएगा। तो फिर से थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, 150 मेरा यहाँ तक का ले सकता है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, जितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इतना बेंडिंग मूवमेंट ले सकता है सिंगली रेनफोर्स। लेकिन जो ये 50 बच गया, इसका क्या करूं, इसको भी तो झेलना है, इसको कौन झेलेगा, इसको झेलेगा ये जो कंप्रेशन साइड में स्टील है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि क्यों हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो, 150 तो ये सिंगली रेनफोर्स वाला क्यूबीडी स्क्वायर, जो सिंगली रेनफोर्समेंट के लिए था क्यूबीडी स्क्वायर, वो झेल गया। जो रिमेनिंग 50 है उसको कौन झेलेगा, ये वाला झेलेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसलिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी एडिशन हो गया है, सिंगली रेनफोर्स प्लस दिस एक्स्ट्रा वन, ठीक है। उसी तरीके से टेंशन साइड में भी कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था टेंशन साइड में, देख लीजिए, फोर्स इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस। तो फोर्स कितना था, TA इंटू AST1, ये देखिए ना ऊपर लिखा तो है, TA इंटू AST1, T1 इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस D माइनस XA3, और ये वाला हो जाएगा प्लस TA इंटू AST2 इंटू D माइनस DC। यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज लिखी होगी, ये देखिए TA इंटू AST1 D माइनस XA प्लस TA इंटू AST2 D माइनस DC, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड आ जाएगा। तो कोई चक्कर नहीं, आप यहाँ से निकाल लो, कंप्रेशन साइड से निकाल लो या टेंशन साइड से निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास इंफॉर्मेशन जिस साइड की होगी आप वाला प्रेफर करोगे, ठीक है। नाउ विल चेक सम डिजाइन स्टेप्स। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, डिजाइन फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, इफ अ बीम हैज टू डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन MR1, ठीक है। हम लोग कब डबली रेनफोर्स बनाएंगे, जब हमारा
बेंडिंग मोमेंट जो है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आ जाए, मतलब MR1 मतलब सिंगली रेनफोर्स बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है MR1 उससे ज्यादा आ जाए। वही सेम केस MR1 हमारा 150 था, ये 200 हो गया, ठीक है। तो MR1 क्या था, QBD स्क्वायर। इससे बड़ा अगर बेंडिंग मोमेंट आ गया तो हमें डबली रेनफोर्स सेक्शन है। सेकंड में हमें चेक करना है, चेक क्या करना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 जो है वो QBD स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बीम से ज्यादा आ गया तो इट विल बी, यू विल रिक्वायर अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आप क्या कैलकुलेट करोगे, अब इसमें तीन ही चीजें कैलकुलेट करने को, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ स्टील 1 एंड एरिया ऑफ स्टील 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील 1 क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील 1 वन वन जहां पर भी था वो बिकॉज ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बीम था, राइट। मतलब सिंगली में हम लोग दूसरा ऐड कर रहे थे तो AST2 हो जा रहा था। यहाँ देखो, देखो इसमें ये AST1 ये सिंगली रेनफोर्स बीम था, उसमें मैं ऐड कर रहा था ऊपर, ये बाद में ना। तो पहले मैं क्या कर रहा था, सिंगली की तरह कर रहा था, और इसकी इक्वेशन क्या होती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, QBD स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, QBD स्क्वायर होती है। तो नीचे देख लो इसी चीज को सेम। तो एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, ये टेंशन साइड वाला फॉर्मूला लगा रखा है इसने, MR1 इक्वल्स टू AST1 इंटू टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, वो सेम फॉर्मूला है जो QBD स्क्वायर वाला होता था। तो MR की जगह पर मैं QBD स्क्वायर रख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा योर एरिया ऑफ स्टील 1 आप निकाल सकते हो सिंगली रेनफोर्समेंट वाले, सिंपल जैसे निकालते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू AST इंटू सिग्मा ST डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, ये जैसे सिंगली रेनफोर्समेंट में होता था वही है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बेंडिंग मूवमेंट है उसका क्या करोगे आप, देखिए MR2 कितना होगा, ये MR1 तो हो गया सिंगली रेनफोर्स जितना झेल सकता है वो, मतलब 150 में से 150 ही हो गया, और 200 में से 50 जो बचा वो कौन झेलेगा, MR2, ठीक है। वो कितना होगा, मैंने बताया MR1 आपका 150 था और बेंडिंग मूवमेंट आपका 200 था, तो बचा कितना, 50, 50 को झेलेगा AST2, ठीक है। मतलब 50 को वो झेलेगा जो कंप्रेशन साइड पे स्टील लगा हुआ है, बट AST2 हम कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे, जब हम कंप्रेशन स्टील भी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अभी दिखाया आपको AST2, और फिर से देख लो आप लोग एक बार, फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ये देखिए ASC और AST2 में साथ में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ASC यहाँ है और AST2 टेंशन साइड पे, तो AST1 का तो काम खत्म हो गया। अब AST2 कैसे निकाल सकते हो आप, तो AST2 क्या होगा, जो रिमेनिंग बेंडिंग मूवमेंट है वो उसका लेगा। तो रिमेनिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, बेंडिंग मूवमेंट माइनस MR1, तो 200 माइनस 150 के लिए होगा, तो आप कर लो AST2 इक्वल्स टू 50 अपॉन TA माइनस D माइनस DC। सो दिस इज योर स्ट्रेस, दिस इज योर स्ट्रेस इनटू एरिया, राइट। सेम चीज वही है, ये सेम वही फॉर्मूला है जो ऊपर किया था मैंने, स्ट्रेस इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस, ठीक है। ये सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आपने पहले देखा था। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो TA फॉर अ बैलेंस सेक्शन विल बी सिग्मा ST, ये MR2 है, MR2 कितना है, बेंडिंग मोमेंट माइनस MR1, सिंपल, ये सेम चीज आ जाएगी। अब लास्ट चीज बचती है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। लास्ट चीज जो आपकी बची वो क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, जो टॉप वाला था ऊपर से जो स्टील थी उसको कैसे निकालोगे, अगेन ASC कहाँ पर आ रहा था, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 आ रहा था, 1 तो हमारा AST1 में आ गया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ये हो गया अपॉन फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे ये कहाँ से आया, ये MR2 के फॉर्मूले से आया है, MR2 के फॉर्मूले से आया है, सिंपल। देखिए MR2 का फॉर्मूला जाके देख लो यार ऊपर से एक बार ना, देखो MR2 का क्या फॉर्मूला होता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1.5 M-1 ASC C डैश D माइनस DC। तो MR2 इक्वल दिस इक्वल्स टू MR2 था, तो मुझे ASC निकालना है, तो ASC कितना हो जाएगा, MR2 अपॉन दिस थिंग इंटू D माइनस DC, 1.5 M ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई ये वाला ब्रैकेट इंटू C डैश, ये नीचे आ जाएगा MR2 पे, सेम वही चीज होगी यहाँ पर, देखना उसी इक्वेशन को ले रखा है मैंने, कुछ नहीं कर रखा है, ये देखिए। सो MR2 विल बी your area of steel will be MR2 upon this 1.5 M minus 1 C dash D minus DC, ठीक है। So this will be your area of steel in compression, ठीक है, सिंपल है। Now this is your this area of steel in compression you can also find from one more formula, जो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया
ठीक है। पार्ट 2 के लिए आप इससे इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लो आप सिर्फ पार्ट 2 के लिए, मतलब कि वो MR2 जो था उससे कर लो मल्टीप्लाई। तो ये देखो, ये था इसका पर्टिकुलरली एरिया 1.5m-1 ASC एरिया था इनटू योर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ एरिया निकालने के लिए। ये तो MAST2 आपको पहले से पता है, AST2 स्टील साइड का है, D-X उसका लीवर आर्म डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी आप ASC निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज मोर कॉमन फॉर बैलेंस सेक्शन। अगर बैलेंस सेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो तब आपके लिए ये बेटर पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, वरना आपको कोई टेंशन नहीं, आप ये MR2 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बिकॉज आपको MR1 निकालना आता है और MR2 भी निकालना आता है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये यहाँ तक का अभी इसके कंसेप्ट थे। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डिजाइनिंग 1 और 2 डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करके देखेंगे। आप लोग आज क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब जो मैंने अभी तक का इसमें वीडियो में आपको पढ़ाया है आप उसको दोबारा से देख के इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपीज में, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ 2 या 3 अगेन डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक का अभी तक का इसकी ये जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है वो ये यहाँ तक का पूरा कवर होगा।